हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। मित्रों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी दोस्तों बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? शिकार, कृषि, पशुपालन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि पूर्व पाषाण युग में लोगों का प्रमुख धंधा क्या था। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिकार था। मित्रों आप लोग इसको याद रखेंगे क्योंकि उस समय मनुष्य का जीवन यायावर व्यतीत होता था, जंगलों में यहाँ वहाँ रहता था और वो कृषि का ज्ञान उसे नहीं था और इसलिए वो शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करता था। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। तो पूर्व पाषाण काल में लोगों का प्रमुख धंधा क्या था? शिकार था। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाणिक कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो वो क्या था? अभी हम लोगों ने पढ़ा, शिकार था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें भी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? आपको बताना है कि प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला। तो ऑप्शन ए है बोरी, ऑप्शन बी है मेहरगढ़, ऑप्शन सी है इनाम गांव, ऑप्शन डी है गिलुंदन में। तो इसमें प्राचीन जो कृषि का साक्ष्य मिलेगा मित्रों, वो मेहरगढ़ में मिलेगा। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में कृषि के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं, लेकिन यहाँ प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है मित्रों, वो मेहरगढ़ में मिला है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया। तो वहाँ कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मित्रों पूछा था, यहाँ चावल का प्राचीनतम प्रमाण पूछ रहा है। तो इसमें चावल का या धान का प्राचीनतम साक्ष्य जो पूछ लेगा उसको आपको बताना होगा। चावल और धान में कोई डिफरेंट नहीं है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा और अच्छे से आराम से उत्तर को दीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन ए है बिहार में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है बंगाल में, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ में। तो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला था मित्रों, वो उत्तर प्रदेश में मिला था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है, ताम्र पाषाणिक कायथा संस्कृत की खोज की थी। अब आपको यहाँ बताना है कि कायथा संस्कृत की खोज किसने की थी। ए के धवलीकरण द्वारा, ऑप्शन बी है बी एस वाकर्ण द्वारा, ऑप्शन सी है एच डी सांकलिया द्वारा और ऑप्शन डी है के डी वाजपेयी द्वारा। तो इसमें ताम्र पाषाणिक जो कायस्था संस्कृत थी मित्रों, उसकी खोज बी एस वाकणकर द्वारा हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। इसमें आप लोग इसको ध्यान रखना क्योंकि ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एक दो जरूर परीक्षाओं में। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा कि कायथा संस्कृत की खोज बी एस वाकणकर द्वारा की गई थी। हम लोग बार बार प्रश्न को रिपीट करेंगे ताकि हमें याद हो जाए प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है, हथनौरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्म की खोज की गई थी। ऑप्शन ए है एच डी सांकलिया द्वारा, ऑप्शन बी है ए के सोनकिया द्वारा, ऑप्शन सी है बीबी लाल द्वारा और ऑप्शन डी है जी आर शर्मा द्वारा। तो हथनौरा में पूर्व पाषाणिक जो मानव की जीवाश्म खोजी गई थी मित्रों, जीवाश्म में वो भी मानव की खोपड़ी खोजी गई थी, तो उसमें एच ए के सोनकिया द्वारा खोजी गई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारे दोस्तों, ए के सोनकिया द्वारा जीवाश्म की खोज की गई थी हथनौरा में। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई थी? दमदमा से, राखीगढ़ी से, सराय नाहरलाए से, हथनौरा से। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम होमिनिड की जो खोज की गई थी मित्रों, वो कहाँ से? हथनौरा से की गई थी। अभी हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन उसी प्रश्न को घुमा के पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम होमिनिड या मानव खोपड़ी की जीवाश्म की खोज कहाँ की गई थी? तो हथनौरा में की गई थी। ऑप्शन बी डी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, देखते हैं। लिखा है, प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय है निरक्षर समाजों का इतिहास, साक्षर समाजों का इतिहास, सभ्य समाजों का इतिहास, नगरीय समाजों का इतिहास। तो प्रागैतिहासिक अध्ययन का जो विषय था मित्रों, वो निरक्षर समाजों का इतिहास था, क्योंकि उस समय लोग साक्षर नहीं थे और निरक्षर ही थे और जंगल में जीवन व्यतीत करने वाले थे, इसलिए उन्हीं के बारे में इस इतिहास की खोज की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है, प्राचीन भारत की जोरबे संस्कृत निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो जोरबे संस्कृत जो है मित्रों, वो महाराष्ट्र में से नामित की गई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये जोरबे संस्कृत कहाँ है? महाराष्ट्र में है।
आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लिखा जोरबे संस्कृत के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है। इनाम गांव में, जोरबे में, बाल्की में, नौदा टोली में। तो प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है हमें। कह रहा है जोरबे संस्कृत के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है। इसका मतलब है मित्रों कि वो कहाँ जो है जोरबे संस्कृत का सबसे अच्छा अधिवास विन्यास प्रमाण मिला, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इनाम गांव में मित्रों। ठीक है, आप लोग जोरबे देख के जोरबे नाम लगा देना। जोरबे संस्कृत के स्थलों में पूछ रहा तो इनाम गांव सबसे अच्छा अधिवास विन्यास का मतलब रहने और खाने का अच्छा जगह जो था पहनने का, वो कौन था, इनाम गांव था जोरबे संस्कृत में। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, इनाम गांव प्रमुख पुरास्थल है। कायस्था संस्कृत का, जोरबे संस्कृत का, आहार संस्कृत का, रंगपुर संस्कृत का। तो अभी अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो कि हमने पहले प्रश्न में क्या पढ़ा, तो इसका सीधा सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जोरबे संस्कृत का। तो इनाम गांव कहाँ है, महाराष्ट्र में है, और ये जोरबे संस्कृत का सबसे प्रमुख स्थल है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर जिसे कहते हैं, किस नवपाषाणिक संस्कृत से प्राप्त हुआ है। कश्मीर से, गंगा घाटी से, विंध्य क्षेत्र से, दक्षिण भारत से। तो फसल काटने का जो आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर का प्रयोग हुआ था मित्रों, वो था जम्मू कश्मीर से, कश्मीर से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है सवाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे और जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो आपको बताना है कुत्ते, बकरे और पालतू पशुओं को मनुष्य के साथ दफनाया कहाँ जाता था। बुरजहोम में, गुफराल में, मेहरगढ़ में, चिरांद में। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा मित्रों। मनुष्य के साथ बकरे और कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य जो मिला है मित्रों, वो कहाँ मिला है, बुरजहोम, ये कश्मीर में है मित्रों, इसको भी याद रखेंगे। बुरजहोम कहाँ है, कश्मीर में, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था। चित्रांकन का, कृषि कार्य का, शिकार का, पशुपालन का। तो प्राचीन पाषाण युग के जो मानव थे मित्रों, वो जीवन जंगल में ही व्यतीत कर रहे थे, इसलिए वो कृषि का उनको ज्ञान नहीं था, पशुपालन का उन्हें ज्ञान नहीं था, ना उन्हें चित्रांकन का कोई ज्ञान था, बल्कि उनको सिर्फ एक ही चीज़ सूझ रही थी, शिकार। उनको शिकार का ज्ञान था, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूरा पाषाणकालीन मानव का मुख्य व्यवसाय था। कृषि, पशुपालन, आखेट, व्यापार। तो पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल पूछ ले, आप लोग इसके शब्दों से न घबराइएगा। पूरा पाषाण काल और पूर्व पाषाण काल एक ही बात है मित्रों। उनका मुख्य व्यवसाय जो था वो था आखेट। आखेट मतलब होता है शिकार। ठीक है, आखेट मतलब होता है शिकार, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। आखेट शब्द दे दिया है यहाँ, लेकिन इसका मतलब होता है शिकार। शिकार दे देगा हम लोग आसानी से पहचान जाएंगे, लेकिन आखेट इसीलिए दिया है ताकि कन्फ्यूजन हो, लेकिन आखेट मतलब होता है शिकार करना। तो पूरा पाषाण काल मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था, शिकार करना। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था। मचान पर, कंदरा में, झोपड़ी में, इन सभी में। तो ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा मित्रों, इन सभी में रहता था। कभी वो मानव जो है मचान पर, कभी कांद्रा में, कभी झोपड़ी में, कहीं भी रह लेता था प्राचीन जो मानव था। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसलिए हमारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है। आपको बताना है प्रागैतिहासिक स्थल कौन सा नहीं, कौशाम्बी, नेवासा, बुर्जहोम, ब्रह्मगिरी। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा मित्रों। कौशाम्बी जो है यही हमारा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है, बाकी नेवासा और ये ब्रह्मगिरी ये सब महाराष्ट्र में है, लेकिन बुर्जहोम जो है जम्मू कश्मीर में मित्रों। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया। ऑप्शन ए है पुरा पाषाण काल में, ऑप्शन बी है मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन सी है नव पाषाण काल में, ऑप्शन डी है ताम्र प्रस्तर काल में। तो मनुष्य ने कृषि का ज्ञान जो प्राप्त किया था मित्रों, वो नव पाषाण काल में उनको ज्ञान हुआ था कृषि का। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। ठीक, आप लोग इसको याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। अगला प्रश्न है, अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुआ नव पाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में, पुरा पाषाण युग में, उपरोक्त में से कोई नहीं। अनाज की उपज का जो या कृषि का प्रथम उपज ज्ञान जब प्राप्त हुआ था मित्रों, तो वो नव पाषाण काल में ही प्राप्त हुआ था। ठीक है, कृषि या अनाज उपज का प्रथम बार जो प्रारंभ हुआ था वो नव पाषाण काल में
हुआ था। ठीक है मित्रों, यहाँ शब्दों का खेल है और कुछ है नहीं मित्रों। ठीक है, आप लोग इसको भी ध्यान से देखिएगा। अब अगला प्रश्न है, भीमबेटका प्रसिद्ध है मंदिरों के लिए, मूर्तियों के लिए, बौद्ध एवं जैन गुफाओं के लिए, शैल चित्रों के लिए। तो भीमबेटका जो प्रसिद्ध है मित्रों वो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन हमारा इसमें डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, बाघ, भीमबेटका, अमरावती। तो इसमें प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका मित्रों। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा इसमें। ठीक, अगला प्रश्न है, शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में कौन सा है? लांघनाज, बिरभानपुर, नागार्जुनकोंडा, भीमबेटका। तो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध जो प्रागैतिहासिक स्थल है मित्रों वो भीमबेटका है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है मित्रों? ये ऑप्शन रिपीट हो रहा है, ये हमारा भीमबेटका हो जाएगा। शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमबेटका है। ठीक है, अगला प्रश्न है मित्रों, प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण मिले हैं अजंता की गुफाओं में, बाघ की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में, भीमबेटका की गुफाओं में। तो चित्रकला के जो उदाहरण मिलते हैं मित्रों तो भीमबेटका के शैल चित्रों में मिलते हैं। ऑप्शन हमारा इसमें डी सही हो जाएगा मित्रों। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध भीमबेटका गुफा स्थित है भोपाल में, रायसेन में, धार में, होशंगाबाद में। तो इसमें भीमबेटका जो गुफा है मित्रों वो रायसेन जिला में है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। बस मित्रों आज के लिए इतना ही प्रश्न था। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाते रहिए मित्रों, क्योंकि परीक्षाएं कभी भी हो सकती हैं, इसलिए हमारी तैयारी पहले से रहेगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिर मिलते हैं मित्रों किसी और नए वीडियो में, किसी और नए दिन। तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद।